नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 5 जून 2023 ईस्वी। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि 5 जून क्यों खास होता है, क्यों मनाया जाता है 5 जून को और कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में ही आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता है तो पेपर पढ़ते पढ़ते आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 5 जून क्या खास होता है 5 जून को। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़ होते हैं जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो और पीटी और मेंस दोनों के फैक्ट को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो पीटी के जो फैक्ट होते हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मेंस के फैक्ट को नोट डाउन मत कीजिएगा, वो आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप डेली देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, टॉपिक की समझ बन जाएगी, फिर आप उसको मंथली मैगजीन में से आसानी से समझ कर पढ़ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, बहुत कम फीस है, ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिलता है और आपको भी बेनिफिट मिल जाएगी। पर्सनल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना हो तो। सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि सीबीआई करेगी बालेश्वर रेल हादसे की जांच। जो रेल हादसा हुई है उड़ीसा में, उसकी जांच सीबीआई करेगी। कुछ ह्यूमन एरर और कुछ मानव जनित कुछ समस्याएं इसमें रेखांकित की गई हैं, जिसके कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। इसमें से तो अपने काम की चीज़ नहीं है, अपने एग्जामिनेशन में इससे नहीं पूछेगा। हाँ, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि रेलवे के समक्ष, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा कि रेलवे के समक्ष भारत में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या भारत में जो संचार है, संचार है मतलब दूर संचार नहीं, मतलब जो परिवहन प्रणाली है भारत की, उसमें रेलवे की क्या भूमिका है और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या हम दुनिया में रेलवे के मामले में पिछड़ रहे हैं तकनीक के मामले में? जब दुनिया में 600 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रेनें चल रही है तो हम 180 किलोमीटर के वंदे भारत चलाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, 180 भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई कम नहीं होता है। दुनिया के 7 से 8 ही देश हैं ऐसे जो 180 की रफ्तार पर ट्रेन चला सकते हैं, हम उनमें शामिल हैं। लेकिन 600 किलोमीटर की रफ्तार से भी दुनिया में ट्रेनें चलती हैं। तो इसके बारे में आपसे चुनौती पूछ सकता है कौन कौन सी है रेलवे के सामने, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका समाधान क्या क्या हो सकता है वर्तमान समय में। और आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे एक बर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक बर्थ समिति की सिफारिशों के बाद ही रेल बजट जो होता है उसको आम बजट में मर्ज कर दिया गया। पहले आपको याद होगा कि रेल मंत्री अलग से बजट पढ़ते थे अपना, लेकिन रेल बजट को आम बजट में अब मर्ज कर दिया गया एक बर्थ समिति के सिफारिश पर। तो ये पूरा ध्यान रहेगा, रेलवे से समक्ष जो चुनौतियाँ हैं और समस्या का समाधान क्या है, किन किन कमियों के कारण रेलवे हमारी उतनी अच्छी नहीं है और हमारे परिवहन में किस प्रकार की भूमिका निर्वाह करती है, इन सबको आंकड़ों सहित जरूर तैयार करके रखिएगा। सवाल यहीं से पूछे जाएंगे आपसे और इसमें कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन अपने बिहार का है, बड़ा ही दुखद चीज़ है। पुल 2 बार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी परियोजना है नीतीश कुमार जी की, लेकिन पुल आधे में गिर जा रही है। अब भागलपुर में ये हादसा हुआ है। उत्तर बिहार को दक्षिणी बिहार जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना किसको किसको जोड़ती है, इस पीटी फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग। खगड़िया के अगवानी व भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच ये पुल बन रहा था। सुल्तानगंज तो पता ही होगा, जो लोग भी देवघर जाते हैं यहीं से जल भरते हैं, पता होगा, उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ पर। तो सुल्तानगंज और खगड़िया में अगवानी, इनके बीच में ये पुल बनाने की कोशिश की जा रही। 4 लेन पुल होगा, लेकिन वो बार बार टूट के गिर जा रही है। इसमें और भी अपने काम का नहीं है। बिहार में कहाँ कहाँ पर गंगा जी पर पुल है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। एक जैसे पटना में है, जैसे सिमरिया में है, जैसे और भी कहीं पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पर गंगा जी पर पुल बना हुआ है ना। अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना है डिटेल में हम लोगों को। क्यों? क्योंकि भारत और यूएसए के जो रक्षा संबंध हैं उससे संबंधित हैं। और आपको पता होगा लेमोआ, कॉमकासा, काटसा, ये सब क्या है भाई? ये सब रक्षा डील हैं, ये सब डिफेंस डील है जो हमने किसके साथ साइन किया हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हमने ये साइन किया हुआ है। इन सब के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। हो सकता है ये सब चीज़ें उठा कर पूछ ले, फिर आप बोलो करंट अफेयर का टॉपिक कहाँ था, क्योंकि काटसा तो 2018-19 के आसपास साइन हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ ये डील है रक्षा समझौते पर। अब उसकी हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले इस न्यूज़ को थोड़ा सा देखते हैं, कौन आए हैं ये।
तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा होने वाली घोषणाओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। युद्धक विमान के लिए आवश्यक इंजन निर्माण पर अंतिम सहमति बनाने के संकेत हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच सोमवार को होने वाली मुलाकात कई लिहाजा से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि हम दोनों के बीच में कौन कौन से ऐसे रक्षा डील हैं जिसको लेकर चर्चाएँ होती हैं। उससे पहले एक और पीटी फैक्ट है। क्या लिखा हुआ है? MQB-9B सशस्त्र ड्रोन पर ही वार्ता होने की संभावना है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? MQB-9B क्या है? तो ये एक हथियार है, ड्रोन है, ड्रोन जो ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन जिसको बोला जाता है ड्रोन का नाम सुना होगा आपने। युद्धक ड्रोन है, सेना उपयोग करती है, मिलिट्री ग्रेड का ड्रोन होता है ये। दोनों देश के रक्षा मंत्रियों के बीच MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को लेकर ही बातचीत होने की संभावना है। भारत की अमेरिका रक्षा कंपनी जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम से लगभग $3 अरब की लागत से 30 ड्रोन खरीदने की भारत योजना बना रहा है और ये हाईली टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन होते हैं। जो आपने मूवी में देखा हो ना, हॉलीवुड मूवी में बहुत ऊपर से शूट कर देते थे आतंकवादी को, उसी टाइप का ड्रोन है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब इसका डील संपन्न हो जाएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप पीटी फैक्ट के तौर पर इस नाम को याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा रक्षा समझौते को इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पृष्ठभूमि इतिहास से शुरू की जाती है जब भी IR के चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की। अमेरिका ने 1776 में, भारत वर्ष 1947 तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंध के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंध में लंबे समय तक कोई भी प्रगति नहीं हुई थी। 1971 में तो जब हम पाकिस्तान के साथ वॉर कर रहे थे तो अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे संबंध कोई अच्छे नहीं थे आज़ादी के बाद, क्योंकि हम थोड़ा सा रूस की ओर झुकाव वाले देश थे और एक्चुअली में किसी की तरफ झुकाव नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झुकाव हमारा USSR की तरफ था। आगे क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया था। हमने नाम का किया था। नॉम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट है, एक आंदोलन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द यूज किया जाता है। नासिर, टीटो, पंडित नेहरू, आपने इन सब का नाम सुना होगा। NCERT अगर पढ़ी होगी विश्व राजनीति 12th की तो आपको पता होगा। ये तो बेसिक है, स्टैटिक पोर्शन है IR का। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंध में कुछ सुधार देखने को मिले तथा पिछले एक दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले आपको नहीं पता होगा। 1991 में हमने क्या किया है? आर्थिक सुधार किया है। क्यों किया है आर्थिक सुधार? एक तो ये रीज़न था कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी ये बिल्कुल ही बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ चुका था। हमारे पास निर्यात आयात करने के बिल्कुल पैसे नहीं थे, डॉलर समाप्त हो चुके थे, 7 दिन का भी पैसा नहीं बचा हुआ था। बिल्कुल खस्ता हाल थी हमारी इकोनॉमी। दूसरा एक और रीज़न है जिसके कारण हमें इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के मतलब खोलना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। हमने क्या किया? हमने लिबरलाइजेशन जो अपनाया इकोनॉमी का, वो उसका एक और कारण है। वो क्या है? USSR का विघटन। जब USSR टूट गया तो जिस बैकबोन के सहारे हम खड़े थे वही टूट गया। इसके कारण भी हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाया और हम धीरे धीरे किसके पक्ष में जाने लग गए? USA के पक्ष में जाने लग गए थे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक रीज़न ये भी था जिसके कारण हमारा अमेरिका की ओर झुकाव बढ़ा, क्योंकि हम जिसके बदौलत खड़े थे वही टूट गया। ये चीज़ समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये 2 रीज़न था। 1990 के दशक के बाद हम दोनों के रिश्ते अच्छे होने शुरू हो गए। भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण समझौते नोट कीजिएगा। पहला क्या है? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। वर्ष 2002 में हमने किया था इस चीज़ को। दूसरा समझौता क्या है? बस समझौते का नाम आपको याद रखने हैं, उसके बाद इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, परमाणु डील किया था हमने अमेरिका के साथ। इससे क्या हुआ? अमेरिका ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि कर दी। जो अमेरिका 1998 में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा था, हमने एटॉमिक बम ब्लास्ट किया था, परीक्षण किया था, उसने 2008 में 10 साल के बाद क्या किया? 2008 में हमारे एटॉमिक कार्यक्रम की पुष्टि कर दी कि भारत का एटॉमिक कार्यक्रम जो है ये ऊर्जा को लेकर मुख्य रूप से है,
बाकी बम इन्होंने डिफेंस को लेकर बनाया है। तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया से हमने यूरेनियम खरीदना हमारे लिए आसान हो गया। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से ये लोग हमें यूरेनियम नहीं देते थे, हम बिजली बना नहीं पाते थे। और इस साइन के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। किस चीज़ को लेकर आसान हो गया, जो पावर प्लांट हम बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह, उसमें हमें थोड़ी सी मदद मिलनी शुरू हो गई। अगला क्या है, अगला जो साइन है उसका लेमोआ कहा जाता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में हमने ये साइन किया है। ओके, अगला कौन सा समझौता है, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष 2017 में घोषित किया गया। इसको सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से हम ऊर्जा की भागीदारी कर रहे हैं हम दोनों देशों ने, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। सबसे लेटेस्ट जो एक साइन किया गया वो है कॉमकासा, संचार संगतता सुरक्षा समझौता, कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा 2018 में हमने अमेरिका के साथ साइन किया है। इसके साथ ही अगर अमेरिका के साथ संबंधों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे पिलर हैं, पहला पिलर है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का पिलर है। दूसरा पिलर है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों साथ में आते हैं। तीसरा क्या है, साझा रूप से हम एक तरह के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संस्कृति का पालन करते हैं। भारत भी विविधता वाला देश है, अमेरिका भी विविधता वाला देश। अमेरिका को देशों का देश कहा जाता है और भारत तो विविधता वाला है ही। अमेरिका को देशों का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आपको एक देश में रहते हुए मिल सकते हैं, वो देश है कौन सा, अमेरिका। इसके अलावा जैसे आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, इकोनॉमी जैसे मुद्दे हैं, इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के प्रवासी लोग अमेरिका में रहते हैं, ये सब कुछ ऐसे आधार हैं जिसके कारण हम दोनों के संबंध जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं दिनों दिन। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अब आते हैं थोड़ा सा और मैं कुछ आंकड़े बता, जैसे अमेरिका हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और हमारा उसके साथ व्यापार में सरप्लस रहता है हमेशा। सरप्लस का मतलब क्या होता है, हम उसको बेचते ज़्यादा हैं अमेरिका को, खरीदते कम है वहाँ से। इससे क्या होता है, हमारा व्यापार घाटा अमेरिका के साथ नहीं होता है। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये रक्षा समझौते आपको ध्यान में रहेंगे। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, लेमोआ 2016, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी 2017, कॉमकासा 2018। जब भी भारत अमेरिका संबंधों की बात आए तो वहाँ पर इन समझौतों के नाम जरूर कम से कम लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको अंक अधिक मिलेंगे। आगे बढ़ें हम लोग। एक और कारण है जिसके कारण हमारे और संबंध अच्छे होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में और मैं बता देता हूँ। हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, बार बार मैंने समझाया है, इस क्षेत्र की चर्चा हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में रहती है। इंडो पैसिफिक से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आज न पूछा जाए, कल पूछा जाए, यूपीएससी में पूछा गया है, सारे एग्जाम में पूछा गया, आपसे ही पूछा जा सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम दोनों के हित जो हैं वो साझा होते हैं। इस कारण से भी क्या है, हमारे संबंध अच्छे हैं। क्वाड की बात कर सकते हैं आप, क्वाड के बाद I2 U2 की बात कर सकते हैं आप लोग। इन सभी जगहों पर भारत और अमेरिका के जो हैं वो हित समान रूप से हैं। इसलिए हमारे जब तक हित समान नहीं होते हैं तब तक संबंध अच्छे नहीं होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरेस्ट हमें समान करना होता है किसी भी देश के साथ। अगर हमारे इंटरेस्ट की कोई पूर्ति कर रहा है तो उसके साथ हमारे संबंध अच्छे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अगले टॉपिक पर चलें। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि देश के बाहर IIT रख रहे कदम, तंजानिया में खुलेगा कैंपस। IIT जो है अपने देश का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉफ्ट पावर के तौर पर यूज कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर जो लोग भी मुझसे पढ़ रहे हैं उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। हर देश की संस्कृति, कल्चर, उसके वैल्यूज, उसके इथिक्स, उसके धर्म, उसके मनोरंजन, संगीत, किसी भी चीज़ से संबंधित शिक्षा, इन सब चीज़ों को किस में हम जोड़ते हैं, सॉफ्ट पावर पर। उसके आधार पर अगर वो किसी देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी देश को अपने प्रभाव में ला सकता है, अपने रिलेशन अच्छे कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि सॉफ्ट पावर के आधार पर ये देश रिलेशन को आगे बढ़ा रहा है। जैसे सॉफ्ट पावर के कुछ मैं बताऊं, जैसे बौद्ध धर्म, बहुत सारे देश पालन करते हैं इस धर्म का, हम भी पालन करते हैं। हमको तो हमारे यहाँ इस धर्म का जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म के अलावा क्या बता सकते हैं, जैसे गांधी जी की जो अहिंसा के प्रति नीतियाँ हैं, दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक इससे प्रभावित रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है। भारतीय संगीत, भारतीय पिक्चर मूवियाँ जो होती हैं, भारतीय गाने, भारतीय फूड, भारतीय योग, ये सब क्या है, सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है। तो उसी के तहत एक IIT की बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा है दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड के जो CEO बने हैं वो IIT से बने हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना IIT को एक्सप्लोर किया जाए पूरी दुनिया में, इसका शाखाएं खोलकर। तो कहाँ कहाँ पर खोलना है, UAE में खोलना है,
अरेबियन के और भी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया वगैरह में भी खोलना है हमें, सिंगापुर वगैरह में भी खोलना है, और अफ्रीका के भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ही कमज़ोर है। तो वहाँ पर हमने IIT का कैंपस शुरू करने के लिए सोचा है। तो सबसे पहला कहाँ पर खोला है हमें? तंजानिया में हमने खोला है। लंबे इंतजार के बाद IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब देश से बाहर अपना कैंपस खोलने जा रहा है। पहला कैंपस अफ्रीकी देश तंजानिया में खुलेगा। तंजानिया की कैपिटल आपको कमेंट करके बताना है, ये भी बताना अफ्रीका के पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है। यह IIT मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस होगा। किसका होगा? देश का जो सबसे अच्छा IIT है ना, कौन सा है वो? IITM बोला जाता है उसको। IITM से दो होते हैं, एक मद्रास भी होता है, एक मुंबई भी होता है। तो IIT मद्रास का कैंपस है इंटरनेशनल कैंपस, जो कहाँ पर खोला जा रहा है? तो तंजानिया में खोला जा रहा है। इसकी शुरुआत BTech और MTech के कुछ चुनिंदा कोर्सों के साथ होगी। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक तो भारत की नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है, दूसरा भारत की साख अच्छी होगी पूरी दुनिया में, तीसरा क्या होगा? भारतीय एजुकेशन, भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, हम एक अपना प्रभाव जमा सकते हैं। हम रुपया ना सही अपने संस्कृति को तो ज़रूर बांट सकते हैं। चीन इन देशों में संस्कृति अपने रुपया को बांट रहा है, हम इन देशों में क्या अपना ज्ञान विज्ञान और तकनीक पहुंचा सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। तो हमने MTech BTech IIT मद्रास के इंटरनेशनल कैंपस के द्वारा दुनिया में पहली बार कहाँ पर शुरू करवा दिया है? तो तंजानिया में ये कैंपस खुल गया है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करके थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे शेयर करना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है कि ये PT फैक्ट है आपका, और मेंस के रिगार्डिंग तो मैं मणिपुर हिंसा को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, कारण भी उसके बता चुका हूँ। और अभी PT फैक्ट है आपके लिए, क्या है कि मणिपुर हिंसा के जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाए 3 सदस्यों का आयोग एक बनाया है। इस आयोग से जुड़े हुए आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, वो इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के 2 और अन्य सदस्यों में कौन है? सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। ये क्या करेंगे? वहाँ पर जांच करेंगे हिंसा के कारणों की। तो इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, आपके PT में फैक्ट में पूछा जा सकता है। मणिपुर राज्य है, मणिपुर की राजधानी आपको पता होना चाहिए, मैं तो नहीं बताऊंगा, इतना तो पता ही होना चाहिए भाई, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की राजधानी भी नहीं पता हो, ये तो वाकई गलत बात होती है। तो मणिपुर राज्य है। इसमें थोड़ा सा जब से फैसला आया है कि जो मैतेई समुदाय है इसको ST का दर्जा जब से दिया गया है, तब से वहाँ पर एक गृह युद्ध का माहौल बन गया है, आपस में लड़ रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, उपद्रव खूब ज़्यादा हो रहा है। और किनके बीच में हो रहा है? तो नागा और कुकी, ये किसको निशाना बना रहे हैं? तो ये मैतेई समुदाय को निशाना बना रहे हैं। ओके, ये चीज़ पता चल गया होगा। बाकी डिटेल में मैंने कारण बताया था कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं, और बहुत ही दिनों से चल रहा है, बहुत सारे 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में भी जो आपका जंतर मंतर है, वहाँ पर इस समुदाय के लोग अलग अलग, कभी कुकी लोग, कभी नागा लोग, कभी मैतेई लोग जमा होकर प्रदर्शन करते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जाए। अब प्रेसिडेंट रूल के संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 352 आर्टिकल है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 आर्टिकल किससे है? तो ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। लेकिन 356 लगाने का आधार क्या होता है? 365 में आधार हो सकता है कि जब राज्यपाल रिकमेंडेशन देता है कि राज्य में जो स्थिति है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो वहाँ पर क्या लागू हो जाता है? वहाँ पर 356 राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगाने की जब बात आई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है राज्य सरकार का, और राज्य विधानसभा जो होते हैं वो केवल निलंबन होता है, उनका सस्पेंड किए जाते हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है। पहले बर्खास्त कर दिया जाता था, विधानसभा कोलैप्स कर जाती थी पहले, अब सिर्फ और सिर्फ निलंबन किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वो विधानसभा फिर से काम कर सकती है, वो मंत्रिमंडल फिर से काम कर सकती है राज्य सरकार का। ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित हो जाती हैं? केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं, और राज्य संबंधी सारे कानून का निर्माण कौन करता है? तो संसद करती है निर्माण। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन बहुत बार अलग अलग राज्यों में लगाए गए हैं, प्रेसिडेंट अपना शासन लागू करते हैं, संवैधानिक स्थिति जब फेल हो जाए वहाँ पर तब लागू किया जाता है। ओके,
अगला जो न्यूज़ है अपने लिए यही है आज के 5 जून क्या है, तो पर्यावरण दिवस होते हैं और इस तिथि पर आपको ये पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग द हिंदू का भी एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या है टॉपिक आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, बिगड़ता पर्यावरण और हमारी जिम्मेदारी। जब से क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण ने मानव सभ्यता की तमाम गतिविधियों और विकास पर जो असर पिछले 3 दशकों में डाला है, आप भी भूमिका ऐसे ही लिखेंगे, भूमिका लिखना सीखिए एडिटोरियल पढ़कर। 3 दशक में डाला है, उसका असर कितने दशक तक बना रहेगा कहना मुश्किल है। दरअसल ये एक ऐसा धीमा जहर है जिसका प्रभाव हमारी सेहत सहित तमाम दूसरी गतिविधियों पर पड़ता रहता है। कोरोना के पहले पर्यावरण प्रदूषण कई समस्याओं, संकट, बीमारी, विकास में रुकावट, आर्थिक प्रगति में रुकावट, संपूर्ण वायुमंडल को जहरीला बनाने का कारण समझा जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण पड़ने वाले असर, इससे बढ़ रही समस्याएं, संकट, बीमारी और बदलाव जैसे अनगिनत समस्याओं को प्राथमिक सूची से निकाल दिया जाए। 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। 15 याद होगा, पेरिस सम्मेलन। कॉप का नाम आप बताएंगे, कौन से कॉप था 2015 में? कॉप हुआ था, प्रधानमंत्री जी भाग लेने गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2015 का पेरिस सम्मेलन। 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित संकल्पों के अनुरूप क्या है संकल्प? भारत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। 2015 में जो भी समझौता हमने किया उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ऊपर से 2070 तक हमने रखा है कि हम कार्बन रूप से CO2 को पूरी न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम CO2 का उत्सर्जन शून्य कर देंगे हम भारत देश में, हमने ये भी लक्ष्य रखा है। G20 देशों में अकेला भारत जैसा देश है जो समझौते का अनुपालन कर रहा है। G20 में कितने सारे देश हैं, उसमें अकेला भारत एक ऐसा है जो पेरिस जलवायु समझौते का अनुपालन कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। इसके तहत वन क्षेत्रों को बचाना और बढ़ाना, वन क्षेत्रों को बचाना भी है और उनको बढ़ाना भी है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, वायु प्रदूषण के अलावा जल, ध्वनि, मिट्टी, अग्नि और अति प्रकाश प्रदूषण जैसी समस्याएं भी है। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन कभी आपने देखा है? रात में भी इतना ज़्यादा लाइट जला दो पार्कों पर, शहरों में, जगह जगह सड़कों पर, इससे क्या होता है, जो पशु पक्षी होते हैं उनके बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है कि दिन ही है, वो तो प्रकाश को सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के हिसाब से खुद को व्यवस्थित करते हैं, उनके पास तो घड़ी नहीं होता है। कभी आपने देखा है कौवा के पैर पर घड़ी बंधा हुआ? नहीं ना, हम लोग बांधते हैं घड़ी, तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है। लाइट पॉल्यूशन का इंसान के मानसिकता पर भी असर पड़ता है। हमें क्या होता है, अच्छी नींद ना आना और भी तमाम तरह की मानसिक समस्याएं लाइट पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती है, जिनके दुष्प्रभाव का असर कई स्तरों पर समस्याएं पैदा हुई है। पिछले 6 महीने से पर्यावरण प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है और ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में प्रदूषण के मामले में जिन 3 शहरों को शामिल किया गया उनमें दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा भारत के 22 दूसरे शहर भी सर्वाधिक दुनिया के प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। गौरतलब है कि पर्यावरण बेहतरी के संकल्पों को अमल में लाने के बावजूद प्रदूषण की समस्या में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। इसके बावजूद हम पर्यावरण को बेहतर रखने के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हमारे शहर कचरे का ढेर बनते जा रहे हैं। दुनिया के 3 पॉल्यूटेंट सिटी में हमारे कैपिटल का नाम आता है। दुनिया के 50 सबसे पॉल्यूटेड में हमारे 26 शहरों का नाम रहता है, फिर भी हमारी ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, हम दूसरे ओर ही चले हुए रहते हैं। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी और धरती के बढ़ते तापमान की बड़ी वजह के बढ़ते वायु प्रदूषण को माना है। इन सब का कारण क्या माना है? एयर पॉल्यूशन को। ओके, हमारे देश में 2005 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 21% की कमी आई है। 2005 की तुलना में 21% की कमी आई है, लेकिन यह बहुत कम है। दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर दूसरे शहरों में हवा अति खराब की श्रेणी में लगातार बने रहने का मतलब है कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए अधिक कारगर कदम उठाने की जरूरत है। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ऐसा काम नहीं कर रहे, हमने काम किया है, तभी तो 2005 में जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करते थे उसके तुलना में 21% कम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या गिनाया कि कुछ शहर ऐसे हैं जिनके साल भर हवाएँ खराब रहती है, उसमें इन्होंने नाम गिलाया है वही दिल्ली NCR के जो जगह हैं और कानपुर और दूसरे शहरों की बात की है, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित रहते हैं। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, और ये बोला है कि हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन 2040 तक स्वच्छ ऊर्जा की जो मांग है वो आज की गुना में 3 गुना तक बढ़ जाएगा, उसकी भी हमें आपूर्ति करनी है। उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, कीटनाशक, अमोनिया, जिंक सल्फेट, चिमनी, सड़क, चीनी मिल, इन सब चीज़ों से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण फैलता है। इन्होंने भारत नेपाल को बांटने वाली सरिस्वा नदी का भी उदाहरण दिया है और उद्योग से निकले उच्छिष्टों के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है। भारत और नेपाल की सीमा को बांटती है सरिस्वा नदी है।
ये क्या करती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। गौरतलब है कि सरिस्वा नदी सदियों से 100 से अधिक गांवों के लिए जीवन यापन का साधन बनी हुई थी, लेकिन चर्म शोधक कारखानों, शराब फैक्ट्री, चीनी मिल के कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और बेंजीन का खतरनाक स्तर इसमें हो गया है। ये कैंसर फैलाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे दिल्ली में कैंसर के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह बिहार झारखंड में विद्युत ताप घरों से निकलने वाली जहरीली गैस और प्रदूषित वाटी के इस्तेमाल से हर साल 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। मतलब तरह तरह की चीज़ें तर्क दे देकर इन्होंने क्या बताया है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, लाइट पॉल्यूशन होता है, इन सब प्रदूषण से क्या होता है, मानव जीवन जो है ये सीधे तौर पर प्रभावित होती है। और पर्यावरण दिवस था, आज 5 जून है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आंकड़े और लॉजिक आपको बहुत ही अच्छे मिल गए हैं। अलग अलग नदियों का उदाहरण दे सकते हैं, पावर प्लांट्स का उदाहरण दे सकते हैं, कृषि के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसका उदाहरण दे सकते हैं आप, एयर पॉल्यूशन का उदाहरण दे सकते हैं अलग अलग, लाइट पॉल्यूशन का आपको उदाहरण देना चाहिए, साउंड पॉल्यूशन का उदाहरण देना चाहिए। और अंत में आपको ये साबित करना है कि हमने काम तो बहुत सारे किए, हमने कार्बन उत्सर्जन भी कम किया है, साउंड पॉल्यूशन को भी हमने कम करने की कोशिश की है पेड़ वगैरह लगाकर, लेकिन काम करना भी बहुत सारी बाकी है। तो मुख्य रूप से मुझे क्या दिखाना था कि बिगड़ता पर्यावरण और हमारी जिम्मेवारी, इस टॉपिक को समझकर इस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा आप खुद से। जब आप एक बार किसी पैराग्राफ को, ऐसे को पढ़ लेते हैं, निबंध को, एडिटोरियल को पढ़ लेते हैं, तो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। और उसको अगर आप अपने शब्दों में लिख पा रहे हैं तो आपका ऐसे लिखना तैयार हो जाता, अपने आप तैयार हो जाता, उसमें कुछ खास आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, आर्टिकल 239A पता होगा, इसके तहत दिल्ली को जो शक्तियाँ दी गई हैं राज्य के तौर पर, उनसे जुड़े हुए चीज़ों पर द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ है। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, असममित फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी आप लोगों को पता होगा, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ सकता है, आपसे बोलेगा कि इसको डिफाइन कीजिए, क्या होता है ये भारतीय जो संविधान है या भारत की जो शासन प्रणाली है, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मतलब है। सबसे पहले उसको समझने के लिए, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को समझने के लिए फेडरलिज्म थोड़ा सा समझ लीजिए। संघवाद क्या होता है? दरअसल में संघवाद कुछ नहीं होता है, और केंद्र और राज्य जो होते हैं उनको संविधान के तहत शक्तियाँ बाँट कर दिया जाता है। जो सेंटर होता है और स्टेट होते हैं, इनको शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाँट कर दी जाती है। तो ऐसा संविधान या ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग शक्तियाँ दी जाती है, उसी को कहा जाता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। अब मान लीजिए कोई एक देश है, देश ए है, जिसके सभी राज्यों को समान रूप से शक्तियाँ दी गई है, इसको क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक फेडरलिज्म। समान रूप से सभी राज्यों को समान शक्तियाँ दी गई है। और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होगा? राज्य नाम ए नामक राज्य को, एक्स नामक राज्य को अलग शक्ति दी गई है, और वाई नामक राज्य को अलग शक्ति दी गई है, जेड नामक राज्य को अलग शक्ति दी गई है कुछ मामलों को लेकर। तो भारत में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है क्या? बिल्कुल है। हमारे देश में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, हमारे यहाँ एथनिक ग्रुप अलग अलग हैं, हमारे यहाँ कल्चरल रूप से बहुत ही ज़्यादा विविधता है, लिंग्विस्टिक रूप से हम बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं। हमारे सारे राज्य की अपनी भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, और सबकी संस्कृति अच्छी ही है, किसी के कोई किसी से कम नहीं है, ना तो बुरी है। इसलिए राज्यों ने, भारत सरकार ने 371, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 371 में जम्मू कश्मीर का प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया, बाकी उसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और भारत के बहुत से आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्य हैं जिनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये किसका उदाहरण होता है? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण होता है। Asymmetric federalism is a system of government in which different state or province within a federation have different power and responsibilities. This is the contrast to symmetric federalism where all state and province have a same power and responsibility. Symmetric में क्या होता है? सबको समान पावर होता है, समान रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पर अपने भारत देश में क्या किया गया है? अलग अलग पावर दिया गया है। आर्टिकल 371 इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये भारत में भी ऐसा ही है। कंपेयर करें तो हम किसका कर सकते हैं? कनाडा में भी ये सिस्टम लागू है और रूस में भी ये सिस्टम लागू है, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अलग अलग राज्यों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अलग शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन आपको पता होगा 2019 में आर्टिकल 370 का जब समाप्त कर दिया गया, उसका जम्मू कश्मीर की सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। लेकिन 371 आर्टिकल के तहत अभी बहुत सारे राज्य हैं जिनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं विशेष स्थिति के कारण, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। इनके एथनिक रीजन है, एथनिक रूप से डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत
बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म समझ में आ गया होगा आपको कि एक ही संविधान के तहत अलग अलग राज्यों को अगर अलग अलग शक्तियाँ दी जाएँ, कुछ मामलों में विशेष शक्ति दी जाए उनको, कुछ मामलों में किसी को कम शक्ति, कुछ मामलों में किसी को ज़्यादा शक्ति दी जाए, तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहलाती है। और सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है? जब केंद्र सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा सभी राज्यों को एक ही शक्ति दी जाए कि समान रूप से शक्तियों का बंटवारा जब कर दिया जाए, सभी राज्यों में कोई भी विभेद ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फेडरलिज्म कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कारण भी दिया हुआ, आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कारण होता है कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन रीजन इज़ टू एकोमोडेट द डिफरेंट नीड्स and interest of different region within the country. For example, a country with a large and diverse population might choose to give more autonomy to regions with a strong regional identity or a unique culture. हो सकता है किसी क्षेत्र की अपनी यूनिक कल्चर हो, यूनिक आइडेंटिटी हो, हम उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको भी बढ़ावा देंगे। ये किससे पॉसिबल हो सकता है? तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। अनदर रीजन फॉर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इज़ टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। राष्ट्र की एकता को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम सबको समान रूप से शक्ति देंगे तो हो सकता है नागालैंड की नीड कुछ और हो, गुजरात की नीड कुछ और हो, ज़रूरत कुछ और हो, बिहार की ज़रूरत कुछ और हो, लेकिन हम सबको खुश करने के लिए उनके हिसाब से अगर उनको शक्तियाँ देंगे तो इससे देश की एकता, अखंडता बढ़ती है। बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू रीजन दैट आर प्रोन टू सेपरेटिज्म एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सक्सेशन। और इन्होंने एक और कारण दिया, इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक फेडरलिज्म भी होता है। इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए भी शक्तियाँ बंटवारा अलग अलग तरीके से की जा सकती है। इसका और भी रीज़न आप सोच सकते हैं बैठकर कि भाई एकता, अखंडता के अलावा और भी क्या क्या रीज़न हो सकती है जिसके कारण बढ़ावा दिया जाता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को। अगले टॉपिक पर चलते हैं अपना, और वो भी है किससे संबंधित? आर्टिकल 233 से ही संबंधित है। आर्टिकल 233 नहीं, 239। ये क्या है इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश लाया गया है, आपको पता, अध्यादेश के तहत दिल्ली सरकार की जो शक्तियां थी उसको कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले फैसला देकर दिल्ली सरकार को शक्तियां दे दी, किससे संबंधित? आईएएस और जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनके ट्रांसफ़र, प्रमोशन से संबंधित सारी शक्तियाँ किसको दे दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है उनको दे दी थी। और उनके सलाह से कौन काम करते? तो जो उपराज्यपाल होते हैं राज्य के, वो काम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया और अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। अब इस अध्यादेश को जब भी सदन शुरू होगा संसद का, उस पर पारित करवा लिया जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये अस्थायी हो जाएगा। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को पलटना होगा तो फिर उस अध्यादेश के खिलाफ वो सुनवाई करके उस अध्यादेश को पलट सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो 239 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिल्ली की संवैधानिक स्थिति। बालकृष्ण समिति ने सुझाव दिया था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु उसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज आपको समिति के बारे में भी पता चला होगा, किस समिति की सिफारिश पर दिल्ली का विधानसभा बनाया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 ए शामिल करके इसमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए थे। संसद ने अनुच्छेद 239 ए के प्रावधान का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। इसी अधिनियम तथा अनुच्छेद 239 ए, 239 ए बी तथा 239 बी में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन चलाया जाता है। इसी 3 आर्टिकल की मदद से पूरे दिल्ली का प्रशासन चलता है। क्या कहता है आर्टिकल 239 ए? तो सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239 ए की व्याख्या की थी, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। इसी को पलट दिया है किसने? अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने इसको पलट दिया है। यदि कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकते हैं, परंतु यह अपवाद दुर्लभतम श्रेणी का ही होना चाहिए। क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद में केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ऐसी विशिष्टता से युक्त है कि इस पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है, और 69वां संविधान संशोधन इस बात की पुष्टि भी करता है। दिल्ली उपराज्यपाल की शक्ति अन्य राज्यों को राज्यपाल से अधिकार से अलग है। संविधान के तहत दिल्ली को उपराज्यपाल को विशेषाधिकार मिला हुआ है। विधानसभा होने का अर्थ यह नहीं कि दिल्ली एक राज्य है, उससे अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। केंद्र सरकार ये सब बातें बोलती है। दिल्ली पूर्णतया केंद्र शासित प्रदेश है और अंतिम अधिकार केंद्र के जरिए राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 239 ए में प्रयुक्त भाषा
खुलासा उपराज्यपाल की उसकी मंत्रिपरिषद पर गौर करने पर स्पष्ट होता है कि दिल्ली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसको है, उपराज्यपाल को दे दी गई है। ये कौन बोलती है, केंद्र सरकार बोलती है। दिल्ली सरकार क्या बोलती है, दिल्ली की विशिष्ट स्थिति पर गौर करें तो यहाँ जिस वेस्टमिनिस्टर पद्धति को अपनाया गया है उसमें चुनी हुई सरकार ही सर्वोपरि होती है। यही व्यवस्था पूरे देश में है। इसे देखते हुए दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार के ऊपर मनोनीत सरकार को वरीयता कैसे दी जा सकती है, यह संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। दिल्ली सरकार बोलती है जब हम चुन के आए हैं तो हम न शासन करेंगे, या तो फिर हमें चुनो ही मत। जब उपराज्यपाल से ही शासन करवाना है आपको तो हमें चुनकर क्यों भेजते हो। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो हमें चुनकर क्यों भेजते हो। हमें पक्ष विपक्ष दोनों ही अच्छे से पता होना चाहिए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस के अलावा राज्य और समवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें केंद्र के पास है, तो जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, ये किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास है या केंद्र सरकार के पास है। संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करें तो पाते हैं कि यह राज्यपाल को भी सीमित शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि 239 क के द्वारा असिस्ट एंड एडवाइस को बदलकर एड एंड एडवाइस कर दिया गया। इसलिए उपराज्यपाल के द्वारा हर मामले को अपने पास अनुमति के लिए मानना असंवैधानिक है। ये कौन बोलती है, दिल्ली सरकार बोलती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला क्या दिया था कि भाई ऐसा करो, सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी, तो मंत्रिपरिषद के पास होंगी। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने क्या किया, अध्यादेश लाकर पलट दिया। उस अध्यादेश को पास करवाना है 2/3 बहुमत से, कहाँ से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो लोकसभा में तो बीजेपी के पास 2/3 बहुमत आसानी से है, राज्यसभा में उसके मुश्किल होगी, और अगर राज्यसभा में अध्यादेश गिरती है तो अध्यादेश पारित नहीं हो पाएगी। ओके, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। काफ़ी सारे टॉपिक मैंने डिस्कस करके आपको बता दिए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।